Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Waheed, your biology teacher. My dear students, I hope you all will be very fine. लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा. My dear students, being students of medical sciences and doctors and researchers, what is the main objective? हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इंसान या दुनिया में हर पैदा होने वाला नया बच्चा बीमार ही ना हो, और इस पर्पज़ के लिए हम डिफरेंट किस्म के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, और उन टूल्स में से एक टूल वैक्सीनेशन है. आइए देखते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन कितने टाइप्स की हो सकती है, वैक्सीनेशन को डिफरेंट टाइप से बनवाने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और एंड पे हम देखेंगे कि डिफरेंट किस्म की डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे पास कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, और उस पर्टिकुलर वैक्सीन को बॉडी में एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्केड्यूल है या शेड्यूल है, और फाइनली हम देखेंगे कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म की डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन की क्या हालत है. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. व्हाट इज बेसिकली वैक्सीनेशन? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन. हम लोगों ने एक वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना है, दाखिल करना है एक बॉडी के अंदर. ठीक है, क्यों करना चाह रहे हैं हम लोग? बिकॉज वी वांट टू डेवलप आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी. हम इम्यूनिटी को जगाना चाहते हैं, एक सोए हुए दिफाई निज़ाम को जगाना चाहते हैं, सो दैट कि वो अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज़ को पहचान ले, और पहचानने के बाद उसके अगेंस्ट एक फोर्स तैयार करे, और जब कभी आइंदा उस तरह का कोई दुश्मन मेरी बॉडी में आए तो मैं उसे इफ़ेक्टिवली और क्विकली बॉडी में से क्या कर सकूं, इराडिकेट कर सकूं. इस पर्पज़ के लिए हम लोगों को वर्ड इम्यूनिटी तो समझ आ गया कि हमने दिफाई निज़ाम की बात करनी है, लेकिन देखना ये है कि अगर हम लोग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी कितनी टाइप्स हैं. तो आंसर है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि इम्यूनिटी की हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं. पहले को हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरे को बोलते हैं हम लोग पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए हैं एंटीजेंस और पैथोजेंस या पैथोजन का कोई पार्ट, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने खुद से उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एक फोर्स तैयार की है खुद से. अगर ऐसा हो तो हम इसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन का नाम देते हैं. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसको ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड, पहले से बनी बनाई क्या दे देते हैं, एंटीबॉडीज. अगर हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड, जिनको हम लोगों ने पहले से बना के रखा हुआ है, अगर मैं उन एंटीबॉडीज को बॉडी में डालता हूं तो ये प्रोसेस कहलाता है पैसिव इम्यूनाइजेशन. लेकिन अगर मैंने बॉडी में दाखिल की है एंटीजन और मेरी बॉडी ने खुद से बनाई है एंटीबॉडीज, तो प्रोसेस कहलाएगा एक्टिव इम्यूनाइजेशन. अब ये जो मेरे पास एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, इसके दो वेज हैं. एक का नाम होता है नेचुरल और एक का नाम होता है आर्टिफिशियल. व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल इम्यूनाइजेशन? इसका मतलब ये है कि हमने ऑर्गेनिज्म की बॉडी में खुद से कुछ दाखिल नहीं किया. ये जो छोटा सा बच्चा है, ये ज़मीन से चीज़ें उठा के अपने मुंह में डालता है, वो उसके हाथ कंटेमिनेटेड हैं, और वो वाले वायरसेस, वो वाले बैक्टीरिया उसकी बॉडी में नेचुरली जा रहे हैं, सांस के थ्रू, हाथ के थ्रू, खाने के थ्रू, बस यू कैन से पॉट्स के थ्रू, गंदे फीडर के थ्रू. अगर ये सारा काम हो रहा है तो हम इसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं. लेकिन अगर हम ये काम खुद से करें, यानी कि मैं खुद से एंटीजन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल करूं बाय मींस ऑफ सम ओरल ड्रॉप्स और बाय मींस ऑफ सम इंजेक्शंस इन द आर्म्स और द लेग्स, तो फिर हम इसे बोलेंगे कि ये एक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स हैं. देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स कि आज हमारे पास किस किस किस्म के डिजीज़ के अगेंस्ट कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है. तो हमने यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट आप लोग लिख रखी है कि नाउ वी आर ब्लेस्ड, वी आर प्रोवाइडेड विद दीज, यू कैन से vaccines. One of them is hepatitis A, other one is hepatitis B, then most common is the flu, for example, then the mumps, measles and rubella.
then is the polio, and we can insert this particular vaccine in the body by means of oral way or by means of blood. So it is called as OPV or IPV. That is a BCG. It is a vaccine for prevention of tuberculosis. Then the cough, and then bubonic plague. These are the, you can say, vaccines जो कि आज हमारे पास अवेलेबल हैं। इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, इनको हम ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे बट इन द अपकमिंग बोर्ड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इनमें से किसी भी वैक्सीन को इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो होता क्या है? होता माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले हमारे इस एबनॉर्मल प्रोटीन को, एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। वो उन्हें एनगल्फ करते हैं और एनगल्फ करने के बाद वो बनाते हैं प्रेजेंटर सेल्स, और वो उन एबनॉर्मल प्रोटीन्स को अपने ऊपर प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं कि देखो इस किस्म की एबनॉर्मल प्रोटीन, एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर आ चुका है। नाउ ट्राई टू हैव सम मैनेजमेंट। और वो जो मैनेजमेंट होगी माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसके लिए कुछ सेल्स को रेडी करेंगे, और वो पर्टिकुलर सेल्स फिर मुख्तलिफ किस्म के काम करेंगे, जिसमें से ख़ास तौर पे एक काम तो ये है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट काम इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस से हम बात करें हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नेचुरली और आर्टिफिशियली क्या इंट्रोड्यूस होती हैं या की जाती हैं एंटीजेंस, तो आपकी बॉडी के स्पेसिफिक सेल्स क्या करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये है चीफ कॉन्सेप्ट। लेकिन मतलब कहने का ये है कि सिर्फ यही कुछ नहीं हो रहा होता। इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी इंट्रिकेटेड, वेरी लर्नड, वेरी थॉटफुल एंड थॉटफुल सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। लेकिन इस लेवल पे आपने सिर्फ ये समझना है कि जब एंटीजन हमारी बॉडी में आएंगी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जरूर प्रोड्यूस होंगी। ये है बेसिकली मोड ऑफ एक्शन। फिर हम चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो उसके बारे में 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो क्या क्या हैं? नंबर 1, या तो मैंने ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉर्म में वीक करके बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया है, ये पहला चांस हो सकता है। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है कि मैंने उस ऑर्गेनिज्म को वीक नहीं किया बल्कि मैंने उसे किल ही कर दिया। पहले केस में मैंने उसे किल नहीं किया था, मैंने उसे लिविंग रखा था, लेकिन उसे वन वे और अदर मैंने उसको अटेनुएट कर दिया था, उसे मैंने कमज़ोर कर दिया था। डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ अभी कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ अटेनुएशन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म मीन्स एंटीजेंस बॉडी में डाली जा सकती हैं। तो पहला वे है कि आपने उसे इनएक्टिव फॉर्म में अटेनुएट किया हुआ था और आपने उसे लिविंग फॉर्म में बॉडी में डाल दिया। दूसरे वाले केस में आपने उसे अटेनुएट नहीं किया, आपने उसे किल किया और किल्ड बॉडी को ही बॉडी में डाल दिया, किसकी? रेसिपिएंट की बॉडी में। तीसरा मेरे पास ये है कि मैंने वैक्सीन को एज अ सब यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया है, यानी कि अब मैं पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बॉडी में दाखिल नहीं कर रहा हूं बल्कि उसका एक पार्ट जो कि रियली 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 शामिल होता है या रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इन द एलिसिटिंग और ट्रिगरिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम में इस्तेमाल होता है। मैं उसको बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करता हूँ, प्योरीफाई करने के बाद बॉडी में डालता हूँ तो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से जागता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बनवा देता है। तो ये मेरे पास तीसरा वे था। चौथा वे ये है कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो खुद से तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो सर्टेन टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे ऑर्गेनिज्म एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके किसी पार्ट को एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे सिंपल और सिंपल उस पर्टिकुलर टॉक्सिन्स के अगेंस्ट एंटी टॉक्सिन्स डालने की ज़रूरत है। तो ये वो 4 वेज हैं कि जिसके ज़रिए से हम किसी ऑर्गेनिज्म को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अब इन 3 को तो समझना बिल्कुल भी मेरे पास मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले
जिस सिस्टम का आगाज हुआ था वो यही वन था कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को लेते थे और हम लोग उसे अटेनुएट कर देते थे. what is meant by attenuation और how we can carry out the process of attenuation, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए we have to move over here. हम सबसे पहले करते क्या हैं? हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉज करने की एबिलिटी को नलिफाई करते हैं. सवाल यह है कि हम उसे नलिफाई कैसे कर सकते हैं? सिंपली बाय वीकनिंग इट, इसे कमजोर करके. तो कमजोर करने का मेरे पास क्या मेथड है? नंबर 1 कि हम एक पैथोजन लें, मींस एक डिजीज कॉजिंग एजेंट लें और उसे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल दें कि जिसके अंदर वो डिजीज कॉज नहीं करता. मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मेरी बॉडी में तो डिजीज कॉज कर रहा है लेकिन वो हॉर्स की बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर रहा, या किसी गोट की बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर रहा, या किसी बेबून या मंकी की बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडीज बनवा सकता है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस ऑर्गेनिज्म मींस पैथोजन को लूंगा और उसे ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालूंगा जो बीमार तो ना हो लेकिन मुझे एंटीबॉडीज बना के दे, या मुझे उस ऑर्गेनिज्म के वीकेंड क्लोन्स बना के दे. तो ये मेरे पास पहला वे होगा. दूसरा वे मेरे पास क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लूं और मैं उससे रिपीटेडली फोर्स करूं कि तुम अपने आप की अपनी कॉपीज बनाओ, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बल्कि किसी टिश्यू कल्चर के अंदर. राइट अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं किसी टिश्यू कल्चर के अंदर किसी पैथोजन को फोर्स कर रहा हूं कि तुम रिपीटेडली बार बार क्या करो, रिप्रोड्यूस करो, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं पैसेजिंग. तो इस पैसेजिंग के थ्रू जब हम टिश्यू कल्चर में इस ऑर्गेनिज्म को गुजारते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म की म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं. म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाने की वजह से उनके अंदर पैथोजेनिसिटी का लेवल या डिजीज कॉज करने की एबिलिटी कम हो जाती है और हम बोलते हैं कि अब ये जिंदा तो हैं लेकिन अटेन्यूएटेड फॉर्म में रह रहे हैं. तीसरा भी मेरे पास ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और उन्हें हम खास किस्म के एम्ब्रियोनेटेड एग्स में डालते हैं और वो हमें इन्हें वीक करके क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, जाहिर है वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इन इन 3 वेज को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोसेस नंबर 1. दूसरे वाले केस में तुमने सिर्फ उसको किल कर दिया, तीसरे वाले केस में हमने पैथोजन का एक प्यूरिफाइड यूनिट इस्तेमाल किया और चौथे वे में हमने एंटीटॉक्सिन इस्तेमाल किए. राइट इन सारी की सारी चीजों को इस्तेमाल करने का एक ही फायदा है, क्या कि आइंदा आने वाली नस्लें किसी किस्म की मूजी बीमारी का शिकार ना हो. आइए देखते हैं कि इन चीजों को हम अप्लाई कैसे करते हैं. एंड फॉर दिस पर्पस एज यूजुअल वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इम्यून सिस्टम के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में और वैक्सीन कैसे कैसे बनाई जा सकती है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको आप लोगों ने बहुत डिटेल से अंडरस्टैंड कर लिया है. आए कुछ नजर इसकी हिस्ट्री पे डालते हैं. देयर वाज अ साइंटिस्ट एट दैट टाइम, वी मे कॉल हिम अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज एडवर्ड जेनर. ये उस जमाने की बात है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब दुनिया में स्मॉल पॉक्स बहुत ज्यादा फैल रही थी. लाइक एनी अदर एपिडेमिक और पैंडेमिक डिसऑर्डर, इससे भी दुनिया में बहुत ज्यादा डेथ्स कॉज की. जिस इलाके में ये एडवर्ड जेनर रहा करता था उस इलाके के अंदर एक मिल्क मेड जिसे हम गवालन कहते हैं वो भी रहती थी. उसके हाथ पे एक जख्म था. उस इलाके के सारे लोगों को, तकरीबन सारे ही लोगों को क्या हो गई थी, स्मॉल पॉक्स हो गई थी. लेकिन गवालन को, मिल्क मेड को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई थी. अल्लाह ताला ने साइंटिस्ट लोगों को, अदीब लोगों को, शायर लोगों को, राइटर्स को, तख्लीकार जितने भी हैं उन्हें डेफिनेटली जनरेशन नेक्स्ट ब्रेन दिया होता है उस लोकल सोसाइटी में से. ही वॉज थिंकिंग कि आखिर इस पर्टिकुलर मिल्क मेड को स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हुई. राइट उसे देखा
कि इस मिल्क मेड की जो काउ है शी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज द काउपॉक्स। उसने सोचा अपने माइंड में कि शायद ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम काउ कह रहे हैं उसका जो भी कॉजेटिव एजेंट है वो इस मिल्क मेड के इस जख्म के थ्रू इसकी बॉडी में चला गया और इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन की वजह से इस मिल्क मेड की बॉडी में कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस हो गई है जो स्मॉल पॉक्स के पॉजिटिव एजेंट को एक्टिवेट नहीं होने दे रही या उसको डिफेंस दे रही है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस कहानियों में बिलीव नहीं रखती। साइंस बिलीव रखती है ऑब्जर्वेशन पे, हाइपोथेसिस पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, डिडक्शन पे, रिजल्ट पे, थ्योरी पे, लॉ पे। तो उसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, उसने अपने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कोशिश शुरू की। जाहिर है दुनिया में जहां बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को मींस एडवर्ड जेनर को एक 9-10 साल का बच्चा मिल गया। हिज नेम वाज जेम्स फिप्स। ये जो मेरे पास जेम्स फिप्स था, उसने क्या किया कि उसने इस पर्टिकुलर जेम्स फिप्स की स्किन पे एक स्क्रैचिंग की। मीन टू से आप ये समझ लें कि उसकी स्किन को थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज कर दिया, उस पर थोड़ा सा कट लगा दिया, जख्म लगा दिया उस दौर में, यही कहा जा सकता है। और उसके बाद उसने वो वाला फ्लूइड जो काउपॉक्स के जख्म में से निकल रहा था वो इस बच्चे की बॉडी में डाल दिया। देन एज पर हिज ओन परसेप्शन ही केप्ट ऑन वेटिंग। उसने वेट किया इस बात का कि अगर मेरा हाइपोथेसिस ठीक है तो इस बच्चे की बॉडी में क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजेंस ऑफ काउपॉक्स वायरसेस। डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त उसे वायरस का नहीं पता था, बट ही वाज ऑफ द व्यू कि जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो इस बच्चे की बॉडी में जाके जरूर दिफाई निजाम को झंझोड़ेगा और जगाएगा। एक 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद उसने उस बच्चे को दोबारा से अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद क्या किया कि अब उसने एक स्मॉल पॉक्स वाले बंदे में से फ्लूइड लिया और उसी जख्म में उसी जगह से उसकी बॉडी में उसको भी दाखिल कर दिया। नाउ इट वाज अ टाइम टू फाइंड द रिजल्ट। वक्त गुजरता गया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 माह गुजर गया और इस ऑर्गेनिज्म ने ये देखा कि आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्ड जेनर ने देखा कि ये वाला बच्चा बीमार नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि शायद ये बात सही साबित हो रही है कि एक एंटीजन ने एंटीबॉडीज बनवाई और ये वाली एंटीबॉडीज अब दूसरी किस्म के पॉजिटिव एजेंट को डिजीज कॉज करने का मौका नहीं दे रही। लेकिन वही बात है कि क्या मैं सिर्फ एक बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करके एक लॉ बना सकता हूं, एक थ्योरी बना सकता हूं? तो आंसर इज नो। इट वॉज प्रेजेंट इन द माइंड ऑफ एडवर्ड जेनर एज वेल। फिर उसने ग्रुप लिया 20 लोगों का, 30 लोगों का, और उसने उनकी स्किन्स को भी ऐसे ही स्क्रैप किया और उनकी स्किन पे पहले वो वाला फ्लूइड लगाया जो कि काउपॉक्स भी से निकल रहा था। पॉक्स मीन लीजन या जख्म। तो कॉ की बॉडी पे जो जख्म था उस पे से निकलने वाले फ्लूइड को इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लगाया और फिर उसके बाद रियल काउपॉक्स पेशेंट्स में से फ्लूइड लेकर इन ऑर्गेनिज्म को लगाया तो इन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो इस तरीके से उसने रिड्यूस किया, उसने परसीव किया, उसने सोचा। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि ये लोग आम लोगों से जनरेशन नेक्स्ट होते हैं, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ कि एंटीजेंस बेसिकली एंटीबॉडीज बनवाती हैं और ये वाली एंटीबॉडीज फिर आने वाली एंटीजन से फाइट करती हैं, ऑर्गेनिज्म को डिजीज से बचाती हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो सोर्स बना था किसकी डिफेंस सिस्टम को ट्रिगर करने की, इट वाज बेसिकली द काउ मींस वैका। तो उस वक्त से लेके आज तक हम इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं वैक्सीनेशन। हालांकि हमेशा काउ इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन चूंकि सबसे पहली एंटीजन काउपॉक्स के लीजन से जख्म से ली गई थी तो उस वक्त से लेके आज तक हम इसे वैक्सीनेशन का नाम ही देते हैं। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, एक और साइंटिस्ट, हिज नेम वाज लुइस पास्चर।
उसके साथ भी एक अजीब सा वाकया पेश आया। ही वॉज वर्किंग ऑन अ germ that is basically causing the cholera. उसने किया क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि उसने कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद दुनिया को मीन टू से उस वक्त के लोगों को ये बताया कि देखो ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज कॉज करता है। याद रखने वाली बात है कि उस दौर में वायरस और बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसने लोगों को कॉन्सेप्ट दिया कि देखो ये वो बैक्टीरिया है कि जो आप लोगों की फाउल में, आप लोगों की हैन में, आप लोगों की मुर्गियों में कॉलरा फैलाता है। दुनिया इस बात को मानने के तैयार नहीं थी, और वो दौर ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का दौर नहीं था। फिर भी लुइस पास्चर ने लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। ही वॉज ऑल टुगेदर फेल्ड। वो बिल्कुल फेल हो गया, बिकॉज के जिस पर्टिकुलर कल्चर को, जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को वो हैन की बॉडी में डाल के लोगों को ये दिखाना चाहता था कि देखो इसकी वजह से आपकी हैन मर जाती है, वो कल्चर यूजफुल नहीं था। वो लोगों को राजी करने के टाइम में, लोगों को बताने के टाइम में बहुत ज़्यादा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। उसमें जो बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे मर गए, और लोगों ने लुइस पास्चर का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। बट ही नेवर लॉस्ट हिज हार्ट। उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा, और उससे एक्सपेरिमेंट में आने वाले एरर्स को दोबारा से रेक्टिफाई करने की कोशिश की। देखा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही। उसने फिर से वो वाले बैक्टीरिया आइसोलेट किए, उनको दोबारा से कल्चर बनाया और दोबारा हैन को लगाया, और हैन को लगा के लोगों को दिखाया कि यही वो बैक्टीरिया है जो आपकी फाउल को, आप लोगों की हैन कम्युनिटी को मार रहा है। तो वो इस पे कामयाब हो गया। बट ही केप्ट ऑन थिंकिंग कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था कि जब पहली दफा मैं लोगों के सामने नाकाम हुआ, तो उसकी क्या रीजन थी। तो उसे ये पता चला कि बेसिकली ये वाला जो कल्चर था जिसे वो इस्तेमाल कर रहा था, इट वॉज ओल्ड। However, he did another experiment. उसने किया क्या कि उसने उस ओल्ड कल्चर को एक हैन को लगाया, और एज पर थॉट प्रोसेस ऑफ एडवर्ड जेनर उसने सोचा कि जो वीकेंड और अटेन्यूएटेड कल्चर है ये इस पर्टिकुलर हैन में प्रोड्यूस करवाएगा एंटीबॉडीज। ही अलाउड दिस पर्टिकुलर हैन टू मेक एंटीबॉडीज, और जब एंटीबॉडीज बन गई तो अब उसने फ्रेश कल्चर इन पर्टिकुलर हैंस के अंदर लगाया। तो रिजल्ट क्या निकला कि अब ये वाली हैन नहीं मरी। अब कॉजेटिव एजेंट क्या था? कॉलरा कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इट वाज नॉट द काउपॉक्स। लेकिन इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने, लुइस पास्चर ने, अपने पुराने साइंटिस्ट के काम को इज्जत दी, अपने बड़ों का एहतराम किया, उनकी काविशों को सल्यूट किया, और उसने अभी भी उसी प्रोसेस को कंफर्म करने के बाद भी प्रोसेस का नाम वैक्सीनेशन ही रखा। तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स, लुइस पास्चर ने एडवर्ड जेनर के काम को, और इस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स लुइस पास्चर ने एडवर्ड जेनर के काम को सुपर इम्पोज किया, सपोर्ट किया, और इसको एक समझ लें लॉ की हैसियत दे दी कि अगर हम किसी बॉडी में कोई एंटीजन एडमिनिस्टर करेंगे तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, और अगर हम दोबारा से वही एंटीजन इसकी बॉडी में डालेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज विल किक आउट दीज पर्टिकुलर न्यू एंटीजन्स एंड विल कीप दिस ऑर्गेनिज्म सेफ फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द डिजीजेस। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ वैक्सीनेशन। अब हम बात करेंगे कि हम जो 4 डिफरेंट किस्म की वैक्सीन बनाते हैं, मीन टू से लिविंग और अटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड और किल्ड, यू कैन से सब यूनिट वैक्सीन्स और टॉक्सॉइड्स। इन चारों की मैं बात कर रहा हूं। तो इन चारों के केस में हम इन्हें कहां कहां और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ वी वांट टू जंप टू द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। एडवांटेज मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब मैंने ऑर्गेनिज्म को, कॉजेटिव एजेंट को, मीन सोर्स ऑफ एंटीजन को लाइव रखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इट इज वेरी क्लोज टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द टर्म्स ऑफ इट्स बिहेवियर। जो रिस्पॉन्स होगा बॉडी का वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि एक यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। तो इसलिए इट इज वेरी क्लोज। दूसरी बात यह है कि जब ये बिल्कुल एक लिविंग थिंग जैसा है तो इट विल एक्ट एज अ वेरी गुड टीचर टू
द रेसिपिएंट, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मैंने इनको डाला है, उससे ये अच्छे तरीके से सिखाएगा कि देखो मैं हूं तुम्हारा व्हाट एंटीजन, और मैं बिल्कुल वैसा हूं कि जैसा एक्चुअल में दुनिया में ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इट इज लिविंग होने का ये फायदा है। नेक्स्ट फायदा क्या है कि इसकी हमें बॉडी में सिर्फ 1 या 2 डोज ही देना पड़ेंगी, और उन 1-2 डोज की वजह से ही इसको लाइफ टाइम इम्यूनाइजेशन का यू कैन से अवार्ड हासिल हो जाएगा। बहुत काम की चीज है, सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाओ और लाइफ टाइम इम्यूनिटी अचीव कर लो। बहुत जबरदस्त बात है, बहुत काम की बात है, लेकिन इससे कुछ सेटबैक्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि जिस पर्टिकुलर प्रोसेस से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अटेनुएट किया है, याद करें हमने लास्ट बोर्ड में यही टॉपिक डिस्कस किया था कि हम ऑर्गेनिज्म को अटेनुएट कैसे करते हैं। अब अगर उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कहीं कोई खामी रह गई या जो हमने म्यूटेशन कॉज की थी वो म्यूटेशन रिवर्स हो गई, तो उर्दू का मुहावरा बोल रहा हूं, लेने के देने पड़ सकते। तो वो ऑर्गेनिज्म जो शायद उस ऑर्गेनिज्म से जिंदगी में कभी कांटेक्ट में ना आता और बीमार ना होता, वो अब बीमार डेफिनेटली हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस लिहाज से जब हम लोग लिविंग अटेनुएटेड वैक्सीन यूज करते हैं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वी नीड टू बी वेरी अलर्ट, वी हैव टू वेरीफाई, यू कैन से कि दिस वैक्सीन इज नेवर पैथोजेनिक, इट इज नेवर डेड, इट इज नेवर पैथोजेनिक। तो यहां पे हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट और अलर्ट होकर काम करने की जरूरत होती है। फिर अगली बात यह है कि अगर मैंने इसको किसी रिमोट एरिया तक पहुंचाना हो तो मुझे हमेशा इसको आइस में रखना पड़ेगा। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन इट इज वेरी मच रेफ्रिजरेटेड, इट इज वेरी मच एक्लेमेटाइज्ड। जैसी जरूरत है वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे तो रिमोट एरिया तक पहुंचेगी। इस लिहाज से रिमोट एरिया तक पहुंचाने के लिए चांसेस ये होते हैं कि ये नॉन विरुलेंट में कन्वर्ट होकर डिजीज कॉजिंग बन सकती है। तो अगेन यहां पर इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत विजिलेंट होनी चाहिए। किस किस किस्म के डिजीज में हम लिविंग अटेन्यूएटेड वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर इज येलो फीवर, मीजल्स, MMR एंड द टाइफॉइड। व्हाट इज MMR? MMR स्टैंड्स फॉर मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। व्हाट नेक्स्ट? दूसरी किस्म की जो हमारे पास वैक्सीन है दैट इज कॉल्ड एज द इनएक्टिव और किल्ड वैक्सीन। कैसे किल करेंगे डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, हाउ टू किल दीज थिंग्स। Number 1, we can use some sort of chemicals, maybe antibiotic for example, or maybe some antiviral drugs, maybe in terms of heat, maybe in terms of radiation. तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके जरिए से हम ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। किल करने का एडवांटेज क्या है? ये मोर स्टेबल है, बैक्टीरिया मर गया है, अगर ये फर्दर भी मर जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने जिस मीडिया में इसे रखा है उसको हमने सिर्फ सेफ रखना है, तो इस लिहाज से ये ज्यादा सेफर भी है। जाहिर है जब ये मरा हुआ है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो सारा म्यूटेशन कभी भी रिवर्स बैक नहीं होगी, राइट। अब हमें अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना है टू द रिमोट एरियाज, फॉर एग्जांपल अफ्रीका और रिमोट एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, तो वी नीड नॉट टू कैरी आउट सम सॉर्ट ऑफ थर्मोस और थर्मस विद अस टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन फॉर एग्जांपल। जरूरत नहीं है इस चीज की, तो इसे हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अर्बन एरियाज टू द रिमोट और विलेज एरियाज। डिसएडवांटेज क्या है? बात बड़े पते की है, बात बड़े गौर की है, लिहाजा आपको गौर से ही सुननी चाहिए। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये चूंकि खुद बहुत वीक हैं, बहुत अच्छा एंटीजन नहीं साबित होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट नहीं करवाते हैं, तो इनसे प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडीज की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो देयरफॉर दे स्टिमुलेट अ वीक इम्यून सिस्टम। उसके रिजल्ट में we have to have several doses। पैदाइश के बाद देनी पड़ती है, 6 माह के बाद देनी पड़ती है, साल के बाद देनी पड़ती है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो ये जो हम शॉट्स देते हैं बार बार, ये बेसिकली उस वीक इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए होते हैं। लिहाजा पहली वैक्सीनेशन के बाद की सारी वैक्सीनेशंस एज बूस्टर्स काम कर रही होती हैं। कहाँ हम ये वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर इज इन्फ्लुएंजा, बिबोनिक प्लेग वायरसेस, then hepatitis C and the rabies। you know very well कि रेबीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एक मैड डॉग के काटने से होता है, राइट।
नाउ वी शुड गो टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज सब यूनिट वैक्सीन्स। आप लोगों से अभी डिस्कस किया था हमने कि इस वाले केस में हम पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं करते, वी नेवर यूज द होल ऑर्गेनिज्म। बल्कि अगर मुझे ये वाली बात पता है कि इस पर्टिकुलर केस में वायरस अपने कोट से ज्यादा यू कैन से हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करे एज कंपेयर टू उसके आरएनए या डीएनए के, तो हम क्या करते हैं कि हम उसका डीएनए आरएनए निकाल ही लेते। रिजल्ट क्या होगा, जब डीएनए या आरएनए निकल गया तो उसकी एबिलिटी टू रेप्लिकेट वो वैसे ही खत्म हो गई। और चूंकि प्रोटीन कोट ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैथोजन था तो उससे बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के प्योरीफाइड होने की वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की क्या प्रोड्यूस हुई, एंटीबॉडीज। तो जब बहुत अच्छी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी क्योंकि रिजल्ट में हमारे पास जो टी सेल्स आर दे विल जनरेट अ वेरी क्विक एंड मोर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। तो जब हम पूरे का ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं कर रहे होते बल्कि उससे फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम इसे एपीटॉप का नाम देते हैं। इसका फायदा मेरे पास क्या है कि जाहिर है बहुत ही काम की चीज इस्तेमाल हुई है, बाकी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट इस्तेमाल हुआ ही नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जाहिर है किसी किस्म के एडवर्स इफेक्ट के होने के चांसेस नियरली इक्वल टू 0 है ही नहीं चांस हमारे पास। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जिसे हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, बताया था आप लोगों को पहले भी कि बहुत से बैक्टीरिया होती हैं कि जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं टू द ब्लड, एंड ऑर्गेनिज्म फील यू कैन से वेरी अनप्लेजेंट डेफिनेटली अबाउट इट्स प्रेजेंस इन द बॉडी। तो फिर हमें करना क्या होता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन बनवाएं। तो क्या करेंगे, हम लोग टॉक्सिन्स लेंगे ब्लड में से, उसे आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद उन टॉक्सिन्स को हम फॉर्मलिन वाटर में सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंड करने के बाद ये वाले टॉक्सिन्स कहलाएंगे डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स। ये वाले डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स क्या कहलाते हैं, टॉक्सॉइड्स। और इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्थीरिया मींस डीटी एंड द टेटनस। तो आपने देखा कि डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट किस्म के लोगों में, डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंटल कंडीशंस में और डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस में और डिफरेंट किस्म की सिवियरिटी में। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, understanding of the patient, understanding of the pathogen, understanding the behavior of pathogen, understanding the cause produced by the pathogen in the body। जब ये सारी चीजें हमारे माइंड में होंगी तो हम इस पर्टिकुलर नॉलेज को इंसानियत को बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक मिक्सर अप्रोच भी इस्तेमाल करते हैं और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास MMR है। तो ये एक मिक्सर है, इसमें हम लोग नॉन लिविंग मीन्स किल्ड भी इस्तेमाल करते हैं और एटेन्यूएटेड का मिक्सर इस्तेमाल करके भी हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अपने करने की कोशिश कर रहे होते हैं। नाउ वी वांट टू जंप टू द लास्ट बोर्ड और देखते हैं कि उसमें हम आप लोगों से मजीद क्या बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द वैक्सीनेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम 4 मुख्तलिफ बीमारियों को एज एन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले हमने वैक्सीन्स को पढ़ा था, अब हम 4 मुख्तलिफ बीमारियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम उसमें कौन कौन सी वैक्सीन कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो पहली डिजीज है मेरे पास दैट इज अ पोलियो। और जो पोलियो है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये एक वायरल डिसऑर्डर है और अगर आप इस पर्टिकुलर वायरस को फाइंड करना चाहें, इससे मुलाकात करना चाहें, तो आप लोगों को विक्टिम के थ्रोट और इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों को ये वायरसेस मिल जाएंगे। हम ये वायरसेस लेते हैं और उसकी वैक्सीन बनाते हैं और वैक्सीन को इंजेक्ट करने के हमारे पास 2 वेज हैं, उनमें से को बोलते हैं OPV एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द IPV। OPV से बता देकर हम लोगों ने ओरल वे इस्तेमाल करना है पोलियो वायरस इंजेक्ट करने का। उसमें हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं और आमतौर पर ये वाला मेथड हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेरे पास मेथड आता है IPV मींस वी वांट टू इंसर्ट और एडमिनिस्टर पोलियो वायरसेस इंट्रावीनसली, भी सब ब्लड में दाखिल करना चाहते हैं और इस मेथड के लिए हम लोग जाहिर है वेन इस्तेमाल करेंगे लेग की या आर्म की। और आमतौर पे हम इसकी वैक्सीनेशन, आपको पता है कि ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वीक ऑर्गेनिजम्स, डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो हमें बार बार इसके बूस्टर्स, इसके शॉट्स देने पड़ते हैं
6 माह की एज में, 1 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, और हम 5 साल तक इसके जो बूस्टर्स हैं वो देते रहते हैं, जब तक कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे तरीके से अपने एनिमी को पहचान नहीं लेता और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना लेता। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द मीजल्स। इसे हम आम जबान में खसरा कहते हैं, उर्दू जबान में खसरा बोलते हैं इसे। तो ये बड़ी सीजन स्पेसिफिक वायरसेस हैं। जैसे लिखा है आप लोगों की बुक में कि ये मीजल्स के वायरसेस आमतौर पे लेट विंटर या अर्ली स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और अगर हम 1963, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1963 से पहले की बात करें तो तकरीबन आपके 4 फादर्स में से हर एक शख्स मीजल्स बिन खसरे का शिकार रहा है। लेकिन चूंकि अब हमारे पास इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन प्रेजेंट है, तो हम पैदा होने वाले बच्चे को ही इसकी डोजेज देना शुरू कर देते हैं। तो अब इसका इंसिडेंस जो है वो ड्रॉप बाय 90%, यानी कि अब शायद पॉपुलेशन में 10% लोग जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है। और अगर उसकी भी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, आइसोलेशन की जाए और इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएं, तो हम इस पर्टिकुलर डिजीज से भी बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं और दुनिया में से इस वायरस का खात्मा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज MMR। डिस्कस किया व्हाट इज MMR, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। और इसके लिए हम एक मिक्स्ड टेक्नोलॉजी या मिक्स्ड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। हमने लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड में यही बात डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। नाउ वी वांट टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपा का मतलब होता है ऑफ कोर्स हेपेटिक, लिवर की बात हो रही है, और आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब यह है कि आपके लिवर में स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है, लैक ऑफ फंक्शन है और लोकलाइज्ड हाई टेम्परेचर है। इन सारी चीजों को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेपेटाइटिस। लिवर आपका काम नहीं कर रहा होता है, इसकी बहुत सारी टाइप है। कॉजेटिव एजेंट इसका वायरस होता है ABCDEF। और जहां तक ताल्लुक है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है हेपेटाइटिस A और B के अगेंस्ट, लेकिन हेपेटाइटिस C के अगेंस्ट अभी हम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हैं। जब बुक लिखी जा रही थी तब की बात हो रही है, लेकिन अब जब हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे कोई 5 या 10 साल के बाद, तो अब हमारे पास डेफिनेटली ऐसी वैक्सीन अवेलेबल हैं कि जो हेपेटाइटिस C को सक्सेसफुली ट्रीट कर रही हैं। वन ऑफ देम इज वेरी फेमस सिवॉल्डी। तो बहरहाल कभी वो नाकाम भी हो जाती है, कभी वो कामयाब भी होती है। सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल प्रीवियस एग्जिस्टिंग अप्रोचेस। वन ऑफ देम वाज इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन भी इतने कामयाब नहीं थी जितना कि हमारे पास ये वाली सिवॉल्डी एक वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन ये क्यों कामयाब नहीं होती, उसकी वजह यह है कि इस पर्टिकुलर हेपेटाइटिस C का जो वायरस है ये बड़ी कमाल चीज़ है। इसके अपने अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स हैं कि जिसकी वजह से ये आम तौर पे वैसा बिहेव नहीं करता जैसे हेपेटाइटिस A और B बिहेव कर रहा होता है। और इसके लिए आप लोगों ने पार्ट 1 में पूरा लाइफ साइकिल पढ़ के देखा है कि कैसे ये वाला वायरस अपने DNA को हमारे DNA में इनोकुलेट कर लेता है, कैसे 3 डिफरेंट किस्म के यू कैन से इसके पास प्रेजेंट हैं एंजाइम, जिसमें आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेज एंजाइम था, DNA पॉलीमरेज एंजाइम था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था। तो ये एंजाइम स्ट्रक्चर उसकी इस तरह की है कि अपने बहुत तेजी से मॉडिफाई कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा कामयाब वैक्सीन भी थोड़े से के बाद फेल होना शुरू हो जाती है। हेपेटाइटिस C की जो वैक्सीन हम बनाने की कोशिश कर रही हैं वो हमने बनाई है यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक दैट इज कॉल्ड द DNA रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनेशंस। नाउ वी वांट टू सी द लास्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज द टेटनस, और जिसे हम आमतौर पर तशन्नुज का नाम देते हैं। टेटनस मीन तशन्नुज। तो तशन्नुज का जो पॉजिटिव एजेंट है, व्हाट इज C? एनीबॉडी कैन टेल? यस, परफेक्ट, क्लॉस्ट्रीडियम। Clostridium is a genus and Tetani is a species. तो Clostridium tetani is a causative agent of the tetanus। और अगर आपको इसकी सिम्टम कुछ याद हो, पढ़ा था हम लोगों ने, तो डेफिनेटली ये लॉक जॉ करता है। और ये लॉक जॉ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि खुदा ना खास्ता अगर इस बंदे की जबान दांतों में आ जाए तो जबान भी कट जाती है। और अगर कोई बंदा इसके लॉक जॉ को खोलने के लिए स्टील का चम्मच भी इस्तेमाल करे तो उसको नहीं खोला जा सकता। तो बड़ी एक्सट्रीम केसेस होती हैं। और अगर ये वाला केस खुदा ना खास्ता उस ऑर्गेनिज्म के ब्रोंकियल लेवल के ऊपर हो जाए या थ्रेसिक लेवल पर हो जाए तो ये सांस रुक जाता है, और सांस रुकने की वजह से हर 10 में से 1 पर्सन की डेथ हो जाती है। तो जब कभी भी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो हम यही कहते हैं कि आप फौरी तौर पे ATS लगवाएं। ATS स्टैंड्स फॉर एंटी टेटनस सीरम। इसका मतलब ये है कि हमने इस केस में पैसिव इम्यूनिटी करनी है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड एंटीबॉडीज लगा देनी है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और इसके लिए आपको पता है कि हमने TD,
जो हम बच्चों को भी लगा सकते हैं और बड़ों को भी लगा सकते हैं, और TD दैट इज द रिवर्स ऑफ DT दैट इज TD, ये हम आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स को लगाते हैं, जिसका फायदा सिर्फ यही है कि हम ऑर्गेनिजम्स को बीमारियों से बचाना चाहते हैं। शेड्यूल बहुत था मैंने आपसे, और मैं लिखा है आप लोगों के लिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। पेरेंट्स को जागने की जरूरत है, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है अपनी अगली नस्ल को उन बीमारियों से बचाने के लिए कि जिनसे वो खुद लड़ चुके हैं। दे नो द क्रुएलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बीइंग पैथोजन, हम उसके जुल्म को जानते हैं, हम उसको कुछ सह कर आए हैं, लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई वी आर रेजिस्टेंट, वी आर showing some sort of resistance to these particular you can say vaccines। हम डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस जो बाज ग्रोहों के अपनी खुद साख्ता हैं उनको क्यों अडॉप्ट कर लेते हैं, और हम आइंदा नई नस्लों को, इस दुनिया को इन बीमारियों से क्यों नहीं बचाना चाहते। हम उन टीम से हमले करते हैं, उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, सामने बने मार भी देते हैं, जो हमारे लिए और हमारी आइंदा नई नस्लों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। Quite clear, it is very obvious in our country। तो हम पोलियो की बात कर रहे हैं कि पोलियो हम आमतौर पे बर्थ से लेकर 5 साल तक बच्चों को पिलाते हैं। पूरी दुनिया मिलकर पोलियो खत्म कर चुकी है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें नाइजीरिया के लोगों ने अपने फोर फादर्स को टांगों से महरूम होते हुए देखकर बड़ी एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन की, और अब नाइजीरिया जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री या उससे पुअर वर्ल्ड भी इस्तेमाल किया जाए, इल्म के लिहाज से, दौलत के लिहाज से, अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से हमसे बहुत पीछे हैं। उन लोगों ने भी पोलियो खत्म कर लिया है, लेकिन हम इल्म के लिहाज से और रिसोर्सेज के लिहाज से उनसे आगे होने के बावजूद भी पोलियो को अपने मुल्क में से खत्म नहीं कर सके। शायद हमारी सोच के जमूद का अंसर शामिल है। वी डोंट एक्सेप्ट चेंज, वी वांट टू स्टक टू दैट प्रीवियस थॉट्स एंड अप्रोचेस वी हैव। हम कब जागेंगे और हम आइंदा नई नस्लों को कब इन मूजी बीमारियों से बचाने में कामयाब होंगे? लेट्स द टाइम डिसाइड। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस है, ये जिंदगी में कभी भी लगाई जा सकती है। जिनके साथ बीतती है इस पर्टिकुलर मूजी मर्ज में सिर्फ वही बंदा जानता है कि हाउ क्रूअल दिस पर्टिकुलर पैथोजन इज, इसके एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये सिर्फ वही जानता है जिसके साथ हो रही है, या उन घरों के अटेंडेंट्स जानते हैं जिनके घरों में ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद MMR, ये मैंने बोला था आप लोगों को कि ये मीजल्स, मम्स और रुबेला तीनों के लिए इस्तेमाल होती है, और ये भी आप लोग बर्थ से लेकर 1 साल तक लगाते हैं और लगाते रहते हैं। एंड फाइनली DT एंड TD, जो दोनों की दोनों डिजीज हैं, टेटनस के अगेंस्ट और डिप्थीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल होती हैं, और ये आमतौर पर हमारी चाइल्डहुड में इस्तेमाल करते हैं। हर लेक्चर में मेरी ख्वाहिश लोग ये होती है कि हम अपने लोगों को एजुकेट कर सकें। इसके लिए हमें ये वाला प्लेटफॉर्म जिसे हम अपना कॉलेज बोलते हैं, अपना स्कूल बोलते हैं, अपने तालीमी इदारे बोलते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, या हम लोग अपनी प्रिंट मीडिया यानी कि रिसाले और अखबारात की बात करते हैं, या हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें हम लोग केबल और डिफरेंट चैनल इस्तेमाल करते हैं, हम अपने तौर पे अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इस दुनिया में से, अपने इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में से कुछ बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वही जमूद का शिकार सोच की वजह से ना तो हम अपने मुल्क में सब तक TB खत्म करने में कामयाब हुए हैं, और ना ही मीजल्स, जबकि दुनिया के हमसे कहीं ज़्यादा पसमानदा मुल्क इन दोनों बीमारियों को हमेशा के लिए बाय बाय कह चुके हैं। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। वट एवर वी कैन डू वी आर डूइंग। मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, प्लीज वेक अप, जागें और अपने आइंदा नई नस्लों को इस वैक्सीनेशन के टूल से बीमारियों से बचाएं। इस दुआ के साथ कि आप और मैं इसमें ज़रूर कामयाब हूँ। आई वॉन्ट टू से यू ऑल अल्लाह हाफ़िज़।